हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी से हम लोगों ने बायो के 2 चैप्टर्स करे हैं अभी तक, जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक। क्लास 9th में आपको बायो के बस ये 2 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। अध्याय 5 में मिलेगा जीवन की मौलिक इकाई और अध्याय 6 में मिलेगा ऊतक, और इन दोनों ही चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 9 से एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी से हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th एनसीईआरटी की आप किताब देखेंगे तो उसमें पहला चैप्टर मिलेगा जो कि केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे केमिस्ट्री के ही हैं। तो मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में, और ये इसका पार्ट 1 है। तो पदार्थ चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग लगातार 1 से लेकर के 4 तक इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो अध्याय 1 देखेंगे तो आपको मिलेगा चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारा चैप्टर है। और अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पदार्थ के बारे में आपके इस किताब में क्या सब बातें कही गई है। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। तो आप अपने आसपास पड़ी हुई सारी वस्तुओं को देखो तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है नजर आती है जिनके आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। बहुत ही साधारण सी बात है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहा जाता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। तो अगर मैं परिभाषा पूछूं आपसे कि पदार्थ किसे कहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है कि पदार्थ किसे कहा जाता है, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या परिभाषा आप देंगे? बोलेंगे पदार्थ उस चीज को कहा जाता है जिसके पास अपना कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, यानी कुछ आयतन होता है उसके पास। किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है कि क्या यह पदार्थ है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? आप देखेंगे कि उस चीज के पास द्रव्यमान है, आयतन है, ये दोनों चीजें हैं या नहीं है। राइट। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये एक चीज है, ये कोई वस्तु है, मान लो कुछ भी है, ये कुछ भी है, ये पदार्थ है या नहीं है, ये बता दो आप मुझे। तो आप ये सोचेंगे कि इसके पास खुद का द्रव्यमान और आयतन है या नहीं है, इसके पास कुछ द्रव्यमान है या नहीं है, इसको हम लोग तौल सकते हैं कि नहीं, और ये कुछ स्थान घेरता है या नहीं घेरता है। अगर द्रव्यमान है, आयतन है, तो हम बोलेंगे पदार्थ है। अगर ये दोनों नहीं है तो हम बोलेंगे पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। देखो, प्राचीन काल में भारत के जो दार्शनिक हुआ करते थे उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था। 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिसे पंच तत्व कहा गया। एग्जाम में यहां से प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस पंच तत्व में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश ये सारे आते हैं। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से, यानी इन्हीं सब से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दुनिया की सारी वस्तुएं जो होती है इन्हीं पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व में ये सारे आते हैं। इन सारे का नाम आपको
याद होनी चाहिए। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे उनके समकालीन जो ग्रीक के दार्शनिक थे उनका भी यही मानना था कि दुनिया की सारी वस्तुएं जो है इन्हीं पंच तत्व से बनी हुई है। आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या कहना है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दो प्रकार से बांटा है। भाई प्राचीन दार्शनिक पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, वो ये सारे हैं कि भाई ये पदार्थ है और इन्हीं से सारी वस्तुएं बनी हुई है। जो आधुनिक आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। रासायनिक गुणधर्म बोल दो या फिर प्रकृति बोल दो। इस वाले चैप्टर में हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जो आने वाला चैप्टर होगा इसके बाद उसमें हम लोग पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। और इस पहले टॉपिक का पहला सब टॉपिक है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। तो बहुत समय तक 2 प्रकार की विचारधाराएं जो है वो प्रचलित थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह ऐसे सतत होते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो भी पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेत के कण होते हैं ना, वैसे ही कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं। राइट। कुछ लोगों का मानना था कि पदार्थ ऐसे लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी ऐसी बात नहीं है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। और कुछ का ये मानना था कि जो भी पदार्थ ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। वैसे ये वाली जो विचारधारा थी ये आगे चल करके सही साबित हो गई, ये गलत साबित होती है। तो पदार्थ सतत है या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 1.1 आपको यहां पर पढ़ना है। एक 100 मिलीलीटर का बीकर ले। 100 मिलीलीटर का बीकर ले लिया। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। बीकर को जल से आधा भर दिया और जल के स्तर पर ऐसे निशान लगा दिया। जहां तक जल का स्तर है वहां तक निशान लगा दिया। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। हमने उसमें नमक डाल दिया, आपका दिल करे आप चीनी डाल दो, उसके बाद कांच की छड़ से उसको घोल लो। जल के स्तर पर आए बदलाव पर ध्यान दे। घोलना है और साथ में जो जल का स्तर है, जो निशान लगाया गया है, उस पर भी ध्यान देना है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? जब आपने नमक को घोला या फिर आपने चीनी घोला तो वो कहां चले गए, है ना? उनका क्या हुआ? कहां गायब हो गए वो? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? जब आपने नमक या फिर चीनी को घोला तो वो गायब हो गए। क्वेश्चन ये है कि वो कहां गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? देखिए, स्टार्टिंग में चीनी या फिर नमक आपको दिखाई दे रहा था। स्टार्टिंग में जब आपने डाला, भाई चम्मच में चीनी या फिर नमक आपको नजर आ रहा है ना, तो जल में भी आपको नमक तो नजर आ ही रहा था। फिर आपने उसको घोल लिया। घोलने के बाद वो नमक जो है आपको दिखना बंद हो गया। कोई चीज अगर बहुत ही छोटी होती है तो वो चीज हमें जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। अगर वो चीज और भी छोटी होती गई तो एक समय के बाद हमारी आंखें उसे नहीं देख पाएगी। लेकिन जब कोई चीज बड़ी होती है तो हमें दिखाई पड़ती है। तो स्टार्टिंग में जब चम्मच में नमक था उस समय उनके कणों का आकार बड़ा था, वो हमें दिख रहा था। लेकिन जैसे ही जल में डाला
उनके कण जो थे वो विभाजित होने लगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। हम घोलते गए मिलाते गए, उनके कण जो है टूटते 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 इतने सूक्ष्म हो गए, इतने सूक्ष्म हो गए कि वो दिखना ही बंद हो गए। तो इससे ये चीज पता चलता है ना कि नमक जो है, जो कि अपने आप में पदार्थ है, या फिर चीनी जो है जो कि अपने आप में पदार्थ है, सूक्ष्म कणों से बने हुए थे। क्योंकि पहले तो हमें ये दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में दिखना बंद हो गए। बाद में दिखना बंद हो गए ऐसा तभी होगा ना जब वो बहुत ही छोटे छोटे कणों में टूट गया। जब नमक बहुत ही छोटे छोटे कणों में टूट गया, उसके बाद ही तो हमें वो दिखना बंद हो गए। हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं साइज में। तो आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? सूक्ष्म कणों में टूट गया। वो कहां गायब हो गए? वो कहां गायब हो गए? और जल के स्तर में कोई बदलाव आया या नहीं आया? देखो, जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नमक के जो सूक्ष्म कण बने हैं, नमक जो सूक्ष्म कणों में टूट गया, उनके जो बहुत सारे कण हैं, वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, जो खाली स्थान था, उस स्थान में जाकर के समावेशित हो गए। समझे? जैसे ये जल के कण हैं, तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, नमक के कण जो है उसमें जाकर के समावेशित हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि नमक के कणों ने जल के कणों को विस्थापित करके स्थान लिया है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि नमक के कण जो है वो जल के कण को विस्थापित कर दिया अपना स्थान लेने के लिए। ऐसा नहीं हुआ। ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, वहां पर जाकर के घुस गया। वो सारे के सारे कण जो है उन रिक्त स्थान में जाकर के जो है घुस जाते हैं। तो जल के कणों के बीच पहले से रिक्त स्थान था, बहुत सारे रिक्त स्थान थे भाई पहले से। नमक के कण आकर के उसी में घुस गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि नमक के कणों ने जल के कणों को विस्थापित करके उसका स्थान लिया है। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो जल का स्तर हमें उठा हुआ प्रतीत होता, क्योंकि नमक के कण जल के कणों को विस्थापित कर देते हैं तो जल का स्तर थोड़ा सा उड़ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले से देखो यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसी रिक्त स्थान में नमक के कण जाकर के समावेशित हो जाते हैं। राइट? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब दूसरा सब टॉपिक, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। हमें ये तो समझ में आया कि दुनिया की हर पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं, लेकिन पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कणों से मिलकर के बने हुए हैं दुनिया के हर पदार्थ, ये कण कितने छोटे हैं। अब प्रश्न ये उठता है। इसके लिए एक्टिविटी 1.2 है, इससे आपको समझाया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। देखो 100 ml यह जल है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स लेने हैं। तो मान लो ये 2 क्रिस्टल जो है यहाँ पर लेकर के दिखाया गया है, आपने इसमें डाल दिया। जैसे ही डाला, ये पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल्स सूक्ष्म कणों में टूट गए हैं, छोटे छोटे कणों में टूट गए, क्योंकि ये भी अपने आप में पदार्थ हैं। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो ये टूट गए। टूटने के बाद क्या हुआ, पूरे जल में ये एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बट जाते हैं, है ना। अगर पूरा का पूरा जल ही आपको बैंगनी रंग का दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन जो है बैंगनी रंग का होता है, तो पूरा जल ही अगर रंगीन हो गया, इसका मतलब क्या, पूरे जल में पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं। भाई जहां कण होंगे वहीं पर रंगीन नजर आएगा ना, जहां कण नहीं होंगे वहां पर रंगीन नजर थोड़ी ना आएगा। तो पूरा का पूरा जल ही अगर रंगीन है, इसका मतलब ये हुआ ना कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं, जो टूट गए हैं जल में जाने के बाद छोटे छोटे कणों में, पूरे जल में समान रूप से वितरित हैं। तो हमें जल जो है ऐसे रंगीन दिखाई पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 10 ml विलयन को निकालेंगे और एक दूसरा बीकर लाएंगे जिसमें 90 ml पानी है, केवल पानी, उसमें उसको डाल देंगे। तो पूरा विलयन 100 ml फिर से तैयार हो गया। लेकिन इस बार जो
आपको कलर मिलेगा, उतना डार्क नहीं मिलेगा जितना कि इस वाले में मिला था। क्यों? 2 क्रिस्टल जो हम लोगों ने लिया सूक्ष्म कणों में टूट गए वो सारे दोनों क्रिस्टल। तो सारे के सारे जो कण हैं वो इस वाले बीकर में है। जब हमने यहां से 10 ml विलयन को निकाला तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण जो है इस 10 ml में आए, सारे के सारे नहीं आए हैं भाई। इसमें बहुत सारे, मान लो करोड़ों की संख्या में भाई इसमें जो है कण थे, तो 10 ml हम लोगों ने निकाला तो कुछ ही निकले ना वहां से, सारे थोड़ी निकल जाएंगे। उसको डाला 90 ml पानी में तो वो पानी भी रंगीन हो गया, लेकिन इसके इतना डार्क नहीं होगा क्योंकि कणों की संख्या इसमें कम है। वापस से इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर से एक नया बीकर लाएंगे, उसमें 90 ml पानी होगा, उसमें डाल देंगे, फिर से 100 ml हमारे पास विलयन तैयार हो गया। इसमें रंग जो है और हल्का हो जाएगा क्योंकि अब इसमें उतने पोटेशियम परमैंगनेट के कण नहीं है जितने कि इस वाले में थे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 ml निकालेंगे और फिर से एक 90 ml पानी में डाल देंगे एक और बीकर में। फिर से पानी हमें रंगीन नजर आएगा, लेकिन उतना रंगीन, उतना रंग हमें नजर नहीं आएगा जितना कि इसमें है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने 10 ml निकाला तो इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण है उसकी संख्या उतनी नहीं होगी जितनी कि इसमें होगी। ऐसा हमको 5 से 8 बार तक करना है। मान लो कि आपने 8 बार तक किया, 8वीं बार जो आपको वापस से विलयन मिलेगा 100 ml का, वो भी कुछ न कुछ रंगीन होगा, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा जो है आपको पर्पल कलर नजर आएगा इसके कारण 8वीं बार में। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, हर बार हम क्या कर रहे हैं कि 10 ml विलयन जो ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है पोटेशियम परमैंगनेट के कण आ ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है संख्या में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी चीज को कुछ कणों में तोड़ेंगे तो उनके आकार जो है, उनके आकार थोड़े बड़े बड़े होंगे, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा संख्या में तोड़ देंगे, बहुत ज्यादा संख्या में, तो उनके आकार जो है बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमें ये तो समझ में आता है कि जो पदार्थ होते हैं ना छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब जब हम 8 बार 10 बार ऐसा ये सारी चीजें रिपीट करते हैं तो 8वीं बार जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसमें भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ विलयन, कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो पदार्थ है भाई बहुत ही सूक्ष्म कणों में टूटा है। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये अत्यंत सूक्ष्म कणों में टूटा है, तभी तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप किसी चीज के 100 टुकड़े करो और किसी चीज के आप 1000 टुकड़े करें, तो 1000 टुकड़े जब आप करेंगे तो वहां पर संख्या आपको ज्यादा मिली तो साइज आपको कम मिलेगा। तो 8वीं बार में भी अगर हमें कुछ कण दिख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के जिसके कारण पानी अभी भी रंगीन है, इसका मतलब यही हुआ ना कि पदार्थ जो है, ये जो क्रिस्टल है खास करके इस वाले केस में, ये अत्यंत सूक्ष्म कणों में टूटा है जिसके कारण उसकी संख्या बड़ी मिली है। और हर बार जो हम 10 ml लेते हैं तो कुछ न कुछ जो है उनके कण आ ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो अगर आप जल का एक बूंद लेते हो ना उसमें भी लाखों की संख्या में बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब मान लो कि बैक्टीरिया साइज में आपको बड़े दिखते हैं, आंखों से आपको दिखाई पड़ते हैं, तो एक बूंद में कितने बैक्टीरिया आते हैं? बहुत ही कम आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, सूक्ष्म होते हैं वो, तो एक बूंद में बहुत ही ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो सेम केस यहां पे हो रहा है। ये करोड़ों की संख्या में क्रिस्टल जो है दोनों वो टूट गए, करोड़ों की संख्या में, तो उनके साइज इतने छोटे हो गए कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब करोड़ों की संख्या में है तो जब भी हम 10 ml निकालेंगे तो कुछ न कुछ उसमें उनके कण आ ही जाएंगे। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों में टूट गए हैं। राइट। क्या जल अब भी रंगीन है? बिल्कुल। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। अनुमान लगाइए पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। भाई बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतनी संख्या में वो टूटे हैं कि हर बार हम जब 10 ml निकालते हैं तो कुछ न कुछ उनके कण जो है उस विलयन में आ ही जाते हैं, जिसके कारण 90 ml पानी में जब मिलाते हैं तो वो पानी रंगीन हो जाता है। यह प्रयोग दर्शाता है पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं।
नमक आपने डाला, सूक्ष्म कणों में टूट गया, आपको आंखों से दिखना बंद हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि नमक के कण पहले बड़े आकार के थे, अब छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में जो है वो विभाजित हो गए हैं। तो सूक्ष्म कणों में वो विभाजित होते जाएंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी जरूर आएगी जब विभाजन बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक जो है विभाजित जो है वो कण अनंत बार तक जो है विभाजित वो होते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब कण जो है और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं होगा। ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है, हम चाहे तो इसमें 2 ml क्या कर सकते हैं, डेटॉल डाल सकते हैं और वापस से सेम चीज करेंगे। डेटॉल डालेंगे, विलियन बनेगा, 10 ml निकालेंगे, फिर 90 ml पानी लेंगे, उसमें डालेंगे। ऐसा हम लोग 8 बार करेंगे तो 8वीं बार जो विलियन हमें मिलेगा ना, उसमें भी हमें डेटॉल की महक जो है वो मिलने वाली है। अगर डेटॉल की महक हमें मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटॉल के पार्टिकल्स उसमें है, डेटॉल के पार्टिकल्स उसमें है, राइट। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ के कण होते हैं, पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। अब ये जो कण होते हैं भाई, इनके पास क्या सब खासियत है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला गुणधर्म है वो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो हम लोगों ने अभी देखा, दोनों नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि नमक सूक्ष्म कणों में टूट गया और कहां चला गया, जल के कणों के रिक्त स्थान के बीच जाकर के समावेशित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था। तो आप याद रखेंगे, ये पहला गुणधर्म है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल यहीं से आते हैं। पंच तत्व वाला जो आपने पढ़ा, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब पूछे जाते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। देखो दूसरा गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन हर पदार्थ के कण भागेंगे नहीं। भागने का मतलब स्वतंत्र रूप से गति नहीं करेंगे, अपना स्थान नहीं त्यागेंगे। ठोस के कण जो है वो गतिशील होते हैं, ठोस के कण जो है गतिशील होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, बस कंपन करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, धीरे धीरे कंपन करेंगे। ज्यादा ऊर्जा दोगे, है ना, तो और तेजी से कंपन करेंगे, और ऊर्जा दोगे और तेजी से गर्म करेंगे। तो इनको ऊर्जा मिलेगी कैसे, तापमान बढ़ाने से। केवल कंपन करेंगे, अपने मध्य बिंदु के आगे पीछे कंपन करेंगे, अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन द्रव है, गैस है, उनके कण तो ऐसे से भागते रहते हैं, है ना, तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 1.3 आपको दिया गया है, पढ़ना है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगरबत्ती अगर बुझी हुई होती है तो वैसे हम जब मार्केट से अगरबत्ती खरीदने जाते हैं तो थोड़ा ऐसे करते हैं ना, स्मेल लेते हैं, पास में ला करके लेते हैं। तो अपनी कक्षा के या फिर अपने घर के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं, तो भाई उसकी महक लेने के लिए, उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्यों पास जाना पड़ता है? क्योंकि सुगंध जो है आपको तभी मिलेगी ना जब उनके कण आपके नाक के अंदर जाएंगे। हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जब वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उस गंध को महसूस करेगी तब जाकर के आपको स्मेल जो है समझ में आने वाला है। तो जब अगरबत्ती बुझी हुई है तब इनके कणों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो चल करके आपके नाकों के पास आ पाए। इतनी ऊर्जा नहीं है इसके पास, ठीक। तो हमें इसके पास जाना पड़ेगा, इतने पास जाना पड़ेगा कि इसके कण जो है हमारे नाक के अंदर चला जाए, तब आपको महक जो है आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, अगरबत्ती जला देंगे, जला करके किसी कोने में डाल देंगे। अब क्या होगा, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अब क्या होगा, जब आपने अगरबत्ती जला दिया तो इनके कणों के पास इतनी ऊर्जा आ गई कि घर के कोने से आपके नाकों तक आ सकती है। क्योंकि हमने जला रखा है तो टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने दिमाग में ये चीज आप सेट कर लो, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, जब भी बोलो ऊर्जा
तो आप समझेंगे गतिज ऊर्जा। जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने आपसे कहा ठोस के कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये फास्ट हो जाएंगे, और हीट करोगे और फास्ट हो जाएंगे, राइट। तो जब हमने जलाया अगरबत्ती को, तापमान मिलने के कारण इनके कणों के पास जो है ऊर्जा बढ़ गई, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गति बढ़ गई। तो गति बढ़ने के कारण तेजी से जो है ये कण चल करके आपके नाकों के पास पहुंच जाते हैं और आपको दूर से ही जो है इसकी स्मेल मिल जाती है। ऐसे ही किचन में कुछ बन रहा होता है, मान लो हलवा बन रहा है, अगर हलवा बन रहा है तो आप बेडरूम में सोए हुए हैं फिर भी आपको सुगंध जो है मिल जाती है, क्योंकि वहां से हलवा से जो आने वाले आपके गैस के पार्टिकल्स है वो आपके नाकों तक पहुंच जाते हैं। एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले ले। 2 गिलास ले लो, आपका दिल करे 2 बीकर ले लो। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। 2 हमने बीकर लेने हैं, मान लो ये 2 गिलास हैं, 2 गिलास हम लोगों ने ले लिया। आपको क्या करना है, इसके सरफेस पे किनारे पर ऐसे डालना है। मान लीजिए कि ये गिलास है, राइट, तो हमें यहाँ पर इंक डालना है। इंक की बूंद हमें यहाँ पर जो है वो डालनी है, और एक दूसरा गिलास होगा उसमें 1 बूंद शहद भी हम लोग यहीं पर डालेंगे, और इस सरफेस पे होते हुए बूंद जो है वो शहद जो है वो जल में जाएगा। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को नोट करें, ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। हमने बूंद डाल दिया, हमने शहद डाल दिया, और बिना डिस्टर्ब किए, बिना मिलाए उलाए आप इसको रख दीजिए किसी कोने में। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? जब हम स्याही की बूंद डालेंगे तो क्या होगा, वो बूंद जो है, जो स्याही जो है वो थोड़ा थोड़ा फैलेगा, लेकिन नीचे चला जाएगा वो, है ना, ऐसे देखो नीचे चला जाएगा। ठीक, हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो स्याही है, जो उसकी सांद्रता है वो अधिक है, और इधर क्या है, जल की सांद्रता, स्याही की सांद्रता जो है कम है। तो जब स्याही की बूंद ऐसे नीचे आएगी ना, उसके बाद वो ऊपर की ओर ऐसे डिफ्यूज होना शुरू कर देगी तेजी के साथ। स्याही के केस में जब हम शहद डालेंगे तो शहद जो है, जो उसका घनत्व है जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी उच्च सांद्रता, यहाँ पर उसकी निम्न सांद्रता, धीरे धीरे जो है इस शहद का भी विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन हम लोग पढ़ चुके हैं बायो वाले चैप्टर में। जो ये स्याही है वो तेजी से विसरित होगा और पूरे पानी में फैल जाएगा, लेकिन जो शहद है इसका विसरण होगा, स्लो होगा और धीरे धीरे पूरे पानी में फैलेगा। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, जैसे ही हम लोगों ने बूंद डाला वो पानी में जो है फैलने लगा। नीचे पहले ज़्यादा फैला, फिर नीचे से जो है डिफ्यूजन उसका ऊपर नीचे इसलिए ज़्यादा फैला क्योंकि बूंद जो है नीचे चली जाती है, इसीलिए यहाँ पर सांद्रता अधिक हो जाती है, इधर कम होती है, तो ऐसा डिफ्यूजन होता है। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद जो है आराम से नीचे चली जाती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। स्याही का रंग पूरा जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? मान लीजिए आपने 1 बूंद डाला है तो 10 मिनट 15 मिनट में आप देखेंगे कि स्याही जो है पूरे द्रव में जो है, पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन हम अगर शहद की बात करें तो इसका प्रोसेस जो है फैलने का या फिर विसरण का बहुत ही स्लो है। तो अगर मान लो इसमें 10 मिनट का टाइम लगता है ना, तो इसमें हो सकता है कि 30 मिनट का टाइम लगे। तो ले देकर बात यह है, ये जल्दी विसरित हो जाएगा या फिर बोल दो जल्दी फैल जाएगा पूरे पानी में समान रूप से। इसको फैलने में टाइम लगेगा, टाइम मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। 1 गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का 1 क्रिस्टल डाले और एक और रख दे, हिलाए नहीं। देखो कॉपर सल्फेट नीला रंग देता है और पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये बैंगनी रंग देता है, पर्पल कलर देता है। तो हमने क्या करना है कि 2 गिलास लेने हैं, एक में गर्म पानी है एक में ठंडा पानी है, और दोनों में हम लोगों ने क्या करना है, 1-1 क्रिस्टल डाल देने हैं, या तो पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कॉपर सल्फेट का। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। हमने डाल दिया, क्रिस्टल जो है सतह पर जाकर के बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, सूक्ष्म कणों में टूट जाएगा। क्योंकि सतह पर क्रिस्टल गया है तो वहाँ पर सूक्ष्म कण जो है संख्या में ज़्यादा होंगे स्टार्टिंग में, तो नीचे जो है
कलर आपको ज़्यादा डार्क मिलने वाला है, नीचे जो है आपको कलर ज़्यादा डार्क मिलने वाला है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो नीचे चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो ठोस ही होता है, नीचे चला जाएगा, और सूक्ष्म कण जो है उनकी संख्या नीचे सबसे अधिक रहेगी, राइट। तो यहां पर जो है रंग आपको ज़्यादा गहरा दिखेगा। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो ठोस क्रिस्टल है इसका जो रंग है ऊपर आपको चढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब ऊपर की ओर फैलता हुआ नजर आएगा, ये समझ लो आप। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो पदार्थ हैं इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, जिसके बीच में इसके जो कण होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उनके कण समावेशित हो जाते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं, यहाँ पर ठोस और द्रव के जो कण हैं वो गतिशील है। हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो कण हैं ये ऊपर की ओर विचलित होते हैं। कैसे समझ में आता है? क्योंकि पानी जो है ऊपर की ओर रंगीन होता हुआ चला जाता है। अच्छा, द्रव के कण तो गतिशील होते ही हैं। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? बिल्कुल, तापमान देने से, मैंने अभी आपको बताया, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो तेजी से गति करती है। तो गर्म पानी में जो आपने क्रिस्टल डाला उसमें जो इनके कण हैं उनके पास ऊर्जा अधिक है, तो वो तेजी से जो है भागेंगे और तेजी से पूरे जल में फैलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये बैंगनी रंग है वो तेजी के साथ पूरे पानी में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के पास ऊर्जा अधिक है इस वाले की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म था। तो पानी के कणों के पास भी ऊर्जा अधिक है और इसके कणों के पास भी ऊर्जा अधिक है, तो विसरण की दर जो है बढ़ जाएगी। दोनों पदार्थों के कण जो है आपस में मिक्स होंगे तेजी के साथ, राइट। तो क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? बिल्कुल बदलती है, बढ़ जाती है मिश्रित होने की दर। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए। और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनकी गति बढ़ जाती है, तेजी से वो फैलते हैं, या फिर बोलो तेजी से वो विस्तृत होते हैं। जो तीसरा गुणधर्म है पदार्थ के कणों के पास, वो है ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर। इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 1.6 आपको दिया गया है। 3 एक्टिविटी आपको दिया गया है इसे समझाने के लिए, 1.6, 1.7 और 1.8। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। यानी 4 आपको ग्रुप्स बनाने हैं, 4 आपको ग्रुप्स बनाने हैं, और उन ग्रुप्स में क्या होगा? मानव श्रृंखला, ह्यूमन चैन। जो पहला ग्रुप होगा, मान लीजिए ग्रुप ए है, ये जो ग्रुप है इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य है, वो एक दूसरे को पकड़ेंगे। कैसे? ऐसे कमर में हाथ डाल करके, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से समझ लो, ऐसे पकड़ना है, कसकर पकड़ना है। जो दूसरा ग्रुप है, मान लो कि ग्रुप बी है, ठीक है, 1 2 नाम देता हूं, ये 1 ये 2। इसमें जो चैन बनेगा ना, वो ऐसे हाथ में हाथ पकड़कर चैन बनेगा। कई सारे लोगों की श्रृंखला है लंबी, और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। जो तीसरा है उसमें चैन कैसे भाई बनी हुई है? तो ऐसे उंगली से टच करके। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। ऐसे उंगली से केवल टच करना है। भाई मेरी उंगली ऐसे रहेगी, बगल में जो है उसकी उंगली ऐसे रहेगी, बस ऐसे टच रहेगी, राइट, है ना, ऐसे टच कर लेंगे, है ना, केवल उंगली ऐसे टच रहेगी। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब 3 समूह बन गए, 3 चैन बन गए। जो चौथा समूह है वो क्या करेगा? इन समूहों को, इन चैन को तोड़ने का काम करेगा, है ना, तोड़ने का काम करेगा। तो किस समूह को तोड़ना आसान था? अगर आपको ये काम मिल जाता कि आपको ये चैन तोड़ना है, तो आपको सबसे कम बल किस में लगाना पड़ता? किस समूह को तोड़ना ज्यादा आसान होता?
तो आप बोलेंगे जहां उंगलियां ऐसे टच थी, जिस चैन में ऐसे बस उंगलियां टच थी, उसे तोड़ना आसान होता। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। अब मान लो हमने इंसान लिया था, उन सारे इंसान को जो है आप क्या करो, पदार्थ का कण मान लो। तो किस केस में पदार्थ के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो समूह एक में कसकर पकड़ रखा था, तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले में, समूह एक के केस में पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। और समूह 3 में सबसे कमजोर, बहुत ही कमजोर बल के साथ एक दूसरे को पकड़ रखा था, केवल उंगलियां टच थी ना। तो इसमें जो है लगने वाला बल पदार्थ के कणों के बीच में सबसे कम और इस वाले केस में सबसे अधिक। 1.7 देखो, इसी को समझाने के लिए है। मैंने कहा ये तीनों एक्टिविटीज जो है इसे समझाने के लिए है। एक लोहे की कील लेनी है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। 3 चीजें हमें लेनी है, लोहे की कील लेनी है, चौक का टुकड़ा लेना है और रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। भंगुर यानी कि भुजरी भुजरी, बुकनी हम जिसे बोलते हैं, ऐसा करना है आपको। कील पर हथौड़ा मारा, चौक पर हथौड़ा मारा और रबर बैंड पर हथौड़ा मारा। या फिर कील को आपने काटा, चौक को काटा, रबर बैंड को काटा। आपने कील को खींचा, चौक को खींचा और रबर बैंड को खींचा। तो आप बताओ कौन है इसमें जो आसानी से भंगुर हो जाएगा। आप हथौड़ा मारेंगे कील के ऊपर, कील का ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन चौक के टुकड़े का क्या होगा आप समझ सकते हो, पाउडर जैसा हो जाएगा वो, राइट। छोटे छोटे कणों में वो टूट जाएगा। कील छोटे छोटे कणों में नहीं टूटेगा। अगर आप खींचने का प्रयास करेंगे तो भी रबर बैंड जो है वो ज्यादा खींचेगा, जो टुकड़ा है वो खींचेगा, टूट जाएगा। वो रबर बैंड खींचेगा लेकिन टूटेगा नहीं। हमें भंगुर करना है ना, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं तो खींच तो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। उतने ही फोर्स के साथ अगर आप चौक को खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। इन तीनों में से हाँ, काटने की बात भी की गई है। अगर आप काटना चालू करोगे तो कील को आप आसानी से नहीं काट पाओगे, फिर चौक का टुकड़ा को जो उसको आप आसानी से काट दोगे। छोटे छोटे कणों में जो आप मान लो ये चौक का टुकड़ा है, आप इसको काटेंगे तो आपको पता है कि पाउडर पाउडर जो है ये बनता जाएगा और कट जाएगा। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो आसान सी बात है, कील। कील को हथौड़ा मारकर, काटकर, खींचकर आप भंगुर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कील के जो कण हैं इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो इन तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? आपने एक थाली लिया, उसमें पानी है और आपने जल की सतह को ऐसे चला करके काटने की कोशिश की, राइट। काटने का आपने प्रयास किया, क्या जल की सतह को आप काट पाएंगे? क्या ऐसा होगा जल की सतह कट जाए, 2 पार्ट में बढ़ जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो नहीं कटने का क्या कारण है? देखो, जब आप उंगली चलाएंगे तो जो जल के कण होंगे वो अलग होंगे। जैसे उंगली आगे बढ़ेगी वो वापस से क्या होंगे, पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल है। तो उपरोक्त 3 क्रियाकलाप 1.8, 1.7, 1.6 सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे कील को आप काट नहीं पाए, राइट। कील को आप काट नहीं पाए, हथौड़ा मार करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पाए, लेकिन जो चौक है उसको आप तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि चौक के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो कम है, कील के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसके तुलना में। तो पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, वो आकर्षण बल होता है। और ये जो बल है कितना प्रबल है, ये बल जो है कितना प्रबल है, कितना मजबूत है, डिपेंड करता है पदार्थ के ऊपर। अलग अलग पदार्थ में जो इसकी सामर्थ्यता है वो अलग अलग होती है, इस बल की सामर्थ्यता, राइट। अब जितना अभी तक आपने पढ़ा है उससे ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? कुर्सी। भाई कुर्सी हम जानते हैं उसके पास अपना द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। आपको पहचानना कैसे है? जिसके पास मास है और जिसके पास द्रव्यमान है वो पदार्थ है। तो कुर्सी के पास
द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है, तो वो पदार्थ है, राइट। उसके बाद वायु की अगर हम बात करते हैं तो वायु के पास द्रव्यमान भी है, आयतन भी है। हम लोग गुब्बारे में वायु भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, तो हम बोल सकते हैं ना गुब्बारे के अंदर वायु ने स्थान लिया जिस कारण गुब्बारा फूल गया। स्नेह, प्यार, किसी से आपको प्यार है तो क्या आप उसको तौल सकते हैं? उसका क्या आप द्रव्यमान बता सकते हैं, आयतन बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते हैं, ये पदार्थ नहीं है। गंध की बात करते हैं, स्मेल, तो जो स्मेल है, जो गंध है, जो सुगंध है, क्या उसका कोई द्रव्यमान है, क्या उसका कोई आयतन है? इसके पास अपना कोई द्रव्यमान नहीं, कोई आयतन नहीं है। आप स्मेल की द्रव्यमान बता सकते हैं या फिर स्मेल का आयतन बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। घृणा, किसी से आपको घृणा है, किसी से आपको नफरत है, तो उस नफरत का कोई द्रव्यमान होता है, कोई आयतन होता है? नहीं। तो ये पदार्थ नहीं, ये पदार्थ नहीं। बादाम के पास द्रव्यमान है, आयतन है, पदार्थ है। विचार, आपके मन में विचार है, अच्छा विचार है, घटिया विचार है, ठीक है, न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल विचार है आपका, उदासीन विचार है, इस विचार का कोई द्रव्यमान होता है, कोई आयतन होता है? नहीं होता है, तो ये पदार्थ नहीं है। आपके पास कितने किलोग्राम का विचार है, कितने ml का विचार है, ऐसी बातें तो हम लोग करते नहीं हैं। शीत, ठंड, आपको ठंड लग रही है, कितने द्रव्यमान की ठंड लग रही है, उस ठंड का आयतन क्या है, ये सब हम लोग बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये कोई पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, नींबू पानी का भाई विलयन है, उसके पास अपना आयतन और द्रव्यमान तो होगा ही। इत्र की सुगंध की बात करते हैं, फिर से हम सुगंध की बात करते हैं। देखो इत्र, इत्र अपने आप में पदार्थ है, इत्र के पास अपना आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन हम इसके सुगंध की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास ना तो आयतन है ना ही द्रव्यमान है। सुगंध, किसी चीज की सुगंध आ रही है तो कितने द्रव्यमान की वो सुगंध है, उस सुगंध का आयतन क्या है, तो यहां पर इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं, कोई आयतन नहीं, ये पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जब खाना ठंडा होता है तो उनके कणों के पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि चल करके दूर तक जा सके, लेकिन जब खाना गर्म होता है तो उनके कणों के पास अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा होने के कारण उनकी गति तेज हो जाती है और दूर तक जो उनके वाष्प के जो कण होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, खाने से आने वाला जो वाष्प होता है और उनके जो कण होते हैं दूर तक चले जाते हैं, राइट। और हमें दूर से ही खाने की गंध जो है पता लग जाती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अब देखो, पानी को तो काटा नहीं जा सकता है कि भाई पानी को काट दो दो पार्ट में, तो यहां पर काटने का मतलब सीधा सा ये है कि गोताखोर पानी को ऐसे चीरता हुआ, हम बोल सकते हैं पानी को ऐसे चीरता हुआ, कैसे पानी को ऐसे चीरता हुआ जा पाता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? काटने का मतलब आप यहां पर यह मत समझना कि दो भागों में बांट दिया, काट दिया, अलग कर दिया। यहां आपको ये बस आम भाषा में लोग बोलते हैं ना कि पानी को चीरता हुआ गया, पानी को काटता हुआ गया, तो ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर काटने का मतलब सीधा सा आप ये समझेंगे कि पानी है, उससे गोताखोर जो है उस पानी से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है, सिर्फ इतना आपको समझना है। पानी है, उससे होता हुआ गोताखोर जो है आगे की ओर बढ़ गया, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो जल के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है कि हम उन आकर्षण बल को तोड़ ना सके। तो क्या करते हैं, जो ये गोताखोर है पानी में आगे बढ़ते हैं, जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़कर उतने फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़कर वो आगे की ओर चले जाते हैं, और फिर आगे की ओर जाते हैं तो आकर्षण बल उतना होता है कि फिर वो पास आ जाते हैं। तो हम जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पदार्थ जो जल है, इससे जल के बारे में यह पता चलता है कि उनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो कम है, राइट। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? आपने क्या सब पढ़ा? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, नग्न आंखों से दिखते नहीं है, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ लिया? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा आपने ये पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और चौथा आपने पढ़ा पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है।
अलग अलग पदार्थ के बीच में ये जो आकर्षण बल की प्रबलता है वो अलग अलग होती है। पंच तत्व के बारे में आप याद रखेंगे, पंच तत्व के बारे में आप याद रखेंगे। पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी धरती, ये पंच तत्व है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक और प्राचीन जो यूनान के दार्शनिक, ग्रीक के दार्शनिक हुआ करते थे, उनका मानना था कि पदार्थ जो है पंच तत्व से, दुनिया की सारी वस्तु जो है पंच तत्व से बनी हुई है और पंच तत्व में जो आते हैं हम लोगों ने अभी चर्चा की है। तो दोस्तों पार्ट 1 हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।